Hi everyone, welcome back to the channel. My name is Aarti and this is lecture number 12 of BSA. इसमें आज हम दो पोर्शन से डील करने वाले हैं. फर्स्ट है सेक्शन नंबर 33 जिसमें ये बताया गया है कि हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, कितनी स्टेटमेंट प्रूव करना जरूरी है. सेकंड पोर्शन है जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रेलेवेंट. इन जजमेंट्स में ऑर्डर्स एंड डिक्रीज भी इंक्लूड होती हैं. ये आते हैं सेक्शन नंबर 34 से लेके 38 तक. सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 33. सेक्शन नंबर 33 हमें ये बताता है कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट रेलेवेंट मानी जा रही है, उसमें बहुत बड़ी कन्वर्सेशन है या फिर एक बुक को रेलेवेंट माना जा रहा है, जैसे कि हमने सेक्शन नंबर 32 में पढ़ा था कि लॉ बुक्स को कब रेलेवेंट माना जाएगा. तो मान लीजिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लॉन्गर स्टेटमेंट है, तो उसमें कितनी स्टेटमेंट को हमें प्रूव करने की जरूरत है. तो सेक्शन नंबर 33 हमें ये बताते हैं स्टेटमेंट ऑफ विच एविडेंस इज गिवन फॉर्म पार्ट ऑफ अ लॉन्गर स्टेटमेंट. जो एविडेंस, जिस स्टेटमेंट का एविडेंस दिया जा रहा है, अगर वो स्टेटमेंट एक किसका पार्ट है, लॉन्गर स्टेटमेंट का पार्ट है, तो उसमें हमें कितनी स्टेटमेंट प्रूव करने की जरूरत है. तो इसमें लिखा है एविडेंस शैल बी गिवन ऑफ so much and no more of the statement, so much and no more of the statement as the court, कौन कंसीडर करेगा, कोर्ट कंसीडर्स नेसेसरी इन दैट पर्टिकुलर केस. तो कोर्ट को अगर जितना सही लग रहा है कि इतनी ही स्टेटमेंट हमें यूज करने की जरूरत है, तो कोर्ट उस हिसाब से उतनी स्टेटमेंट को ही यूज करेगा, ना कि पूरी जो भी कॉन्वर्जेशन हो रही है या पूरी लॉन्गर स्टेटमेंट है पूरी को यूज नहीं किया जाएगा. आगे लिखे टू द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट. कितनी स्टेटमेंट ली जाएगी, यूज की जाएगी, तो वो डिपेंड करता है कि उस केस को समझने के लिए, केस का नेचर समझने के लिए या स्टेटमेंट का इफेक्ट समझने के लिए जितनी कोर्ट को नेसेसरी लग रही है, कोर्ट अपने आप उतनी ही स्टेटमेंट को एज अ एविडेंस रिलेवेंट मानेगा. आगे इसमें लिखा है स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं इस सेक्शन में. इसमें स्टेटमेंट आ गई, कन्वर्जेशन आ गई, बहुत बड़ी बड़ी बातें, या फिर किसी में कन्वर्जेशन हो रही है तो उसमें कितनी कन्वर्जेशन को रेलेवेंट माना जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा. पार्ट ऑफ एन आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट का कितना पार्ट कोर्ट को एज एविडेंस एक्सेप्ट करना है या रेलेवेंट मानना है वो यहाँ पे आ जाएगा. कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ बुक, बुक का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया था. कंटेन्ड इन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ अ कनेक्टेड सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स. तो ये सब चीजें आ गई यहाँ पे स्टेटमेंट. ये जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी वो यहाँ पे बता दिया आपको. सो यहाँ पे ये बताया गया कि कितनी स्टेटमेंट में कितना पार्ट रेलेवेंट माना जाएगा या कोर्ट कितना एक्सेप्ट करेगा. तो इसमें बताया गया कि कोर्ट को जितना नेसेसरी लगेगा उस स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, नेचर के लिए, इफेक्ट जानने के लिए, उतना ही कोर्ट यूज करेगा उसे, ना कि पूरी स्टेटमेंट को यूज किया जाएगा. ये आ गया सेक्शन नंबर 33. अब हम देखेंगे कि जजमेंट्स को कब रेलेवेंट माना जाएगा और कब रेलेवेंट नहीं माना जाएगा. सो जजमेंट में डिक्रीज और ऑर्डर्स भी इंक्लूड है. इसमें सिर्फ जजमेंट्स की ही बात नहीं की जा रही है, ऑर्डर्स और डिक्रीज की भी बात की जा रही है यहाँ पे. ये प्रोविजंस जो है वो आते हैं सेक्शन नंबर 34 से लेके 38 तक, लेकिन हम 34 नंबर सेक्शन से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 37 से, क्योंकि सेक्शन 37 में जनरल रूल बता रखे हैं कि कोई भी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर को रेलेवेंट नहीं माना जाएगा, मतलब कि ये तीनों चीजें क्या होंगी, इररेलेवेंट होंगी. लेकिन जनरल रूल है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे. तो इसके एक्सेप्शंस जो है वो है 3 एक्सेप्शन जो कि दिए हुए हैं सेक्शन नंबर 34 से लेके 36 तक. तो 34 से लेके 36 तक क्या आ गए, 37 के एक्सेप्शंस आ गए. अब 34 से लेके 36 तक एक्सेप्शन है, तो मतलब इन केसेस में जजमेंट्स को रेलेवेंट माना गया होगा. फिर आता है सेक्शन नंबर 38. सो सेक्शन नंबर 38 जो है वो किन के एक्सेप्शन है, 34 से लेके 35 तक. अगर 34 से लेके 36 तक जो सेक्शंस है वो रेलेवेंट है, तो उनका अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो वो इररेलेवेंट के बारे में बात करेगा, इररेलेवेंट जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज के बारे में. अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 37 मतलब कि जनरल रूल में क्या दे रखा है. सो सेक्शन नंबर 37 जो कि हमें जनरल रूल बताता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जजमेंट्स, ऑर्डर्स या डिक्रीज रेलेवेंट नहीं होंगी, मतलब कि इररेलेवेंट होंगी. ये बताया जनरल रूल सेक्शन नंबर 37 में. इसके हमें 4 एक्सेप्शंस दिए. 3 एक्सेप्शंस तो हमने पढ़े कि 34, 35 और 36 है, ये हमने लास्ट स्लाइड में देखे थे. मतलब कि इन 3 जगह पे रेलेवेंट होंगे जजमेंट्स, डिक्रीज या फिर ऑर्डर्स. और चौथा हमें जो एक्सेप्शन इसका दे रखा है वो ये है कि व्हेन जजमेंट और ऑर्डर और यहाँ पे सी आएगा,
जी की जगह, डिक्री इज अ फैक्ट इन इशू और इज रेलेवेंट फैक्ट। तो जहां पे भी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री फैक्ट इन इशू है या रेलेवेंट फैक्ट है, वहां पे उन्हें रेलेवेंट माना जाएगा, अदरवाइज वो इररेलेवेंट होंगी। और 3 एक्सेप्शंस और है जो कि है सेक्शन नंबर 34, 35 एंड 36। ये हुआ जनरल रूल हमारे जजमेंट के पोर्शन का। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 37 की इलिस्ट्रेशंस। सो इलिस्ट्रेशन ए है, ए एंड बी सेपरेटली सू सी फॉर अ लिबल विच रिफ्लेक्ट्स अपॉन ईच ऑफ देम। सो यहाँ पे ए और बी दो व्यक्ति हैं जिन्होंने सेपरेट सूट फाइल किया है सी के अगेंस्ट। तो यहाँ पे दो सूट्स हुए हैं, एक ए ने किया है सी के अगेंस्ट और एक बी ने किया है सी के अगेंस्ट, लेकिन जो दोनों में मैटर है वो सेम है, जो कि है लिबल के बारे में। लिबल क्या होता है? लिबल एक तरह का रिटर्न डेफेमेशन होता है। आगे लिखे सी इन ईच केस सेज दैट द मैटर अलेज्ड टू बी लिबलस इज ट्रू। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर डेफेमेशन का केस है, उसमें जो अक्यूज्ड है या फिर जिसपे एलिगेशंस लगी हैं, वो व्यक्ति ये प्रूव कर देता है कि उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट सच है, तो उस केस में वो इस चीज का डिफेंस ले सकता है कि उसने सच बात बोली है, उसने कोई भी झूठ बात नहीं बोली है। And the circumstances are such that it is probably true in each case or in neither। और circumstances कुछ ऐसे हैं, situations कुछ ऐसी है कि या तो दोनों ही केस में वो guilty proof हो सकता है या दोनों में ही नहीं हो सकता। अब बाद में क्या हुआ, A obtains a decree against C for damages on the ground that C failed to make out his justification। so यहाँ पे A ने जो C के अगेंस्ट सूट फाइल किया था उसमें A के फेवर में डिक्री आ गई। तो वो जो ए के फेवर में डिक्री आई है, वो क्या बी ने जो सी पे सूट फाइल किया था उसमें वो रेलेवेंट मानी जाएगी? तो यहाँ पे ये हम सेक्शन नंबर 37 में यही हमने पढ़ा था कि वो रेलेवेंट नहीं मानी जाएगी। सो यही दिया है इस इलस्ट्रेशन में, द फैक्ट इज इररेलेवेंट एज बिटवीन बी एंड सी। ये हो गई ए इलस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं बी इलस्ट्रेशन। बी इलस्ट्रेशन में दिया है ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर स्टीलिंग अ काउ फ्रॉम हिम। तो ए ने यहाँ पे बी को सू किया है, किस लिए? कि उसने उसकी गाय चुराई है। बी इज कन्विक्टेड, यहाँ पे बी को कन्विक्ट कर दिया गया। ए आफ्टरवर्ड सू सी फॉर द काउ विच बी हैड सोल्ड टू हिम बिफोर हिज कन्विक्शन। तो यहाँ पे जिस काउ के मैटर में बी को कन्विक्ट किया गया था, उसी काउ को बी ने कन्विक्ट होने से पहले सी को बेच दिया था। अब ए ने सूट फाइल किया सी के अगेंस्ट। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो बी कन्विक्ट हुआ है या फिर बी को गिल्टी माना गया है, उसके अगेंस्ट जो जजमेंट आई है वो क्या ए और सी के अंदर भी रेलेवेंट मानी जाएगी? तो आगे लिखा है एज बिटवीन ए एंड सी द जजमेंट अगेंस्ट बी इज इररेलेवेंट। तो यहाँ पे बी के अगेंस्ट जो जजमेंट आई है, पहली जजमेंट, वो यहाँ पे ए और सी के अंदर रेलेवेंट नहीं मानी जाएगी। ये हुआ बी इलस्ट्रेशन। अब आते हैं सी इलस्ट्रेशन। इसमें दिया है ए हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर द पोजेशन ऑफ द लैंड अगेंस्ट बी। ए यहाँ पे ए के फेवर में जजमेंट आ गया या डिक्री आ गई मान लो। सी बी सन, सी जो है बी का सन है, मर्डर्स ए, उसने ए का मर्डर कर दिया इन कॉन्सिक्वेंस। द एग्जिस्टेंस ऑफ द जजमेंट इज रेलिवेंट एज शोइंग मोटिव फॉर अ क्राइम। ये यहाँ पे हमने सेक्शन नंबर 37 में जो फोर्थ एक्सेप्शन पढ़ा कि या तो वो जजमेंट डिक्री या ऑर्डर क्या है, फैक्ट इन इशू है या रेलेवेंट फैक्ट है किसी और सेक्शन में इस अधिनियम के। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहे हैं हमें, ये मोटिव वर्ड हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 6 में। तो मोटिव यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि जो ए बी का सन था सी, उसने ए को किस लिए मारा होगा, क्योंकि उसके बाप के अगेंस्ट डिक्री आ गई थी और पोजेशन जो था वो ए को मिल गया था, इसलिए वो उसका मर्डर कर सकता है। तो यहाँ पे ये मोटिव शो हो रहा है। तो ये क्या हुआ, रेलेवेंट फैक्ट हुआ अंडर सेक्शन 6, ना कि अंडर सेक्शन 37। ये बता रहा है हमें सी इलस्ट्रेशन। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 34 जो कि 37 सेक्शन का एक्सेप्शन है, मतलब कि इस सेक्शन में जजमेंट्स को, ऑर्डर्स को या डिक्रीज को रेलेवेंट माना गया है। तो अब हम ये देखेंगे कि किस सिचुएशंस में इन्हें रेलेवेंट माना गया है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी दो पार्टीज हैं, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा था जिसपे कोर्ट की डिक्री भी आ गई है। यहाँ पे कोर्ट ने डिक्री या जजमेंट या ऑर्डर ऑलरेडी आ गया है। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ए और बी वापस से कोर्ट में जाते हैं और सेम मैटर को ही लेके जाते हैं। यहाँ पे पार्टीज भी सेम हो गई, मैटर भी सेम हो गया। अब वो बोलते हैं कि वापस इस पे डिसीजन दो कोर्ट को। तो कोर्ट बोलेगा कि हमने जिस मैटर पे ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है उसे हम वापस से नहीं देखेंगे। तो ये कोर्ट ने बोला।
तो इस केस में जो पहले वाली जजमेंट ऑर्डर या डिक्री है ए और बी के बीच में जो आई है, वो यहाँ पे दूसरी प्रोसीडिंग को बार करती हैं, दूसरे सूट को या ट्रायल को बार कर देती हैं। तो ये बोला गया सेक्शन नंबर 34 में, मतलब कि यहाँ पे जो पहले जो जजमेंट ऑर्डर या डिक्री आई है उसे रेलेवेंट माना जाएगा। किस चीज के लिए? दूसरी प्रोसीडिंग को बार करने के लिए, जहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या कोर्ट को उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि बेयर एक्ट में क्या लिखा है। बेयर एक्ट में लिखा है व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर सच कोर्ट ऑट टू टेक कॉग्निजेंस। जहाँ पे ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या कोर्ट को उस मैटर का कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना है, वहां पे अगर कोई एग्जिस्टिंग जजमेंट या फिर ऑर्डर या फिर डिक्री है जो कि प्रिवेंट कर रही है कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने से, वो हम रेलेवेंट मानेंगे। तो सिविल सूट्स की अगर बात करें तो रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट आप पढ़ते हो कि जिसमें बोला गया सेम पार्टीज अगर सेम मैटर लेके वापस से कोर्ट में आ जाती है जिसपे ऑलरेडी कोई जजमेंट या डिक्री आया हुआ है, तो वहां पे कोर्ट उन्हें बोलेगी कि अब हम इस पे कोई डिसीजन नहीं देंगे या इस पे कोई भी सूट फाइल आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे बार लगा देते हैं सब्सिक्वेंट सूट के लिए। ये होता है रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट। फिर ट्रायल में मतलब सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात की जा रही है, मतलब क्रिमिनल मैटर्स आ रहे हैं। जहाँ पे सूट वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब ये कि सिविल मैटर्स की बात की जा रही है, जहाँ पे ट्रायल वर्ड यूज हो रहा है वहां पे क्रिमिनल मैटर्स की बात की जा रही है। यहाँ पे कंसेप्ट आता है डबल जेओपार्डी का। सेम कंसेप्ट भी है, ये आप जब सीआरपीसी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, या बीएनएसएस पढ़ेगी तो आपको डबल जेओपार्डी समझ में आएगा। तो रेस जुडिकाटा और डबल जेओपार्डी सेम तरह के ही कंसेप्ट है, बस डिफरेंस ये है कि रेस जुडिकाटा सिविल मैटर्स में बात करता है और डबल जेओपार्डी क्रिमिनल मैटर्स में बात करती है। तो ये जो जजमेंट्स है वो कैसी होती है? इन पर्सोनम होती है, मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच में ही है। ए और बी जैसे है तो ए और बी के बीच में ही है। तो उन्हीं पार्टीज के बीच में अगर कोई सेम मैटर वो वापस लेके कोर्ट में आ रही हैं तो उन्हें कोर्ट बार कर देगा। जो उनकी पुरानी जजमेंट या ऑर्डर या डिक्रीज आ चुकी हैं वो यहाँ पे रेलेवेंट मानी जाएगी सब्सिक्वेंट सूट या ट्रायल को बार करने के लिए। ये बोलता है सेक्शन नंबर 34। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 35। सो सेक्शन नंबर 34 तो ऐसा सेक्शन था जिसमें कि जजमेंट, डिग्री या फिर ऑर्डर इन पर्सोनम की बात की गई है, लेकिन सेक्शन नंबर 35 ऐसे है जिसमें कि जजमेंट इन रेम की बात की गई है, मतलब कि अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। इसमें बोला गया रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एटसेट्रा जुरिस्डिक्शन। ये तो इसकी हेडिंग हो गई। इसके एसेंशियल्स है फाइनल जजमेंट या फिर ऑर्डर। फाइनल है, यहाँ पे फाइनल चीज आप ध्यान रखना, कोई फाइनल जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री आ चुका है किसका? कॉम्पिटेंट कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का। यहाँ पे आप ट्रिब्यूनल वर्ड याद रखना क्योंकि अभी नया ही ऐड किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट में। ट्रिब्यूनल वर्ड नहीं था, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ही ऐड किया गया। तो अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने कोई फाइनल जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री पास कर दी है कि अपने कौन से जुरिस्डिक्शन में, पम्मी जुरिस्डिक्शन। अब ये पम्मी का क्या मतलब है, ये मैंने कोड बनाया आपको याद दिलवाने के लिए। 4 तरह की जुरिस्डिक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे। कैसा जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री है, इन 4 जुरिस्डिक्शंस में जो डील किया गया है वो जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री। पम्मी का मतलब है पी से प्रोबेट, एम से मैट्रिमोनियल, ए से एडमायरल्टी, आई से इंसॉल्वेंसी। तो ये 4 तरह के मैटर्स हैं जिनमें कोई जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री आई है। तो उसमें कोर्ट ने क्या किया है, या तो कन्फर और टेक्स अवे एनी लीगल करेक्टर, कोई लीगल करेक्टर कन्फर किया है या टेक अवे किया है। सेकेंड चीज है डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी एंटाइटल्ड टू एनी सच करेक्टर, या फिर किसी पर्सन को डिक्लेयर किया है किसी करेक्टर से एंटाइटलमेंट उसकी, टू बी एंटाइटल्ड टू एनी स्पेसिफिक थिंग, या फिर स्पेसिफिक थिंग की एंटाइटलमेंट बताई है उस व्यक्ति की। तो ये चीजें यहाँ पे बोली गई। मतलब फर्स्ट चीज की कोई फाइनल जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री आई है किसके द्वारा, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा, किसकी जुरिस्डिक्शन में। 4 तरह की जुरिस्डिक्शन यहाँ पे बोली गई है, प्रोबेट जुरिस्डिक्शन, मैट्रिमोनियल जुरिस्डिक्शन, एडमायरल्टी जुरिस्डिक्शन या इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन। जिसमें कोर्ट ने क्या किया है, या तो किसी व्यक्ति पे कोई लीगल करेक्टर कन्फर किया है या उससे टेक अवे किया है। दूसरी चीज, या फिर किसी व्यक्ति को एंटाइटलमेंट उसकी डिक्लेयर की है किसी करेक्टर के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए। ये जो जजमेंट्स, ऑर्डर्स या फिर डिक्रीज है वो इन रेम है, मतलब कि अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड है, ना कि किसी 2 पार्टीज के बीच में।
रेलेवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच लीगल कैरेक्टर और द टाइटल इज रेलेवेंट। तो यहाँ पे जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री कब रेलेवेंट मानी जाएगी, जबकि जो लीगल कैरेक्टर या टाइटल कोर्ट ने यहाँ पे कन्फर किया है, टेक अवे किया है या डिक्लेयर किया है, वो रेलेवेंट होगा, तभी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री को रेलेवेंट माना जाएगा। ये बताया गया यहाँ पे सेक्शन नंबर 35 में। सो सेक्शन नंबर 34 में हमने किन चीजों के बारे में बात की थी, हमने वहां पे दो कंसेप्ट पढ़े थे, सिविल मैटर्स में और क्रिमिनल मैटर्स में। सिविल में हमने रेस जुडिकाटा पढ़ा और क्रिमिनल में हमने डबल जेओपार्डी के बारे में पढ़ा। फिर सेक्शन नंबर 35 आता है जिसमें हमने 4 तरह की जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ा। 4 तरह की जुरिस्डिक्शन कौन से, प्रोबेट जुरिस्डिक्शन, मैट्रिमोनियल जुरिस्डिक्शन, एडमायरल्टी जुरिस्डिक्शन या इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन। इन चारों केसेस में पुरानी किसी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री को रेलेवेंट माना जाएगा। ये बताया गया सेक्शन नंबर 35 में। अब हम देखते हैं सेक्शन 35 का सबसेक्शन 2। इसमें बोला गया कि जो जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री आई है वो किस चीज का कंक्लूसिव प्रूफ है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि किसको कंक्लूसिव प्रूफ बताए गए। तो जजमेंट, ऑर्डर्स, डिक्री किसका कंक्लूसिव प्रूफ है, टाइम का, मतलब कि कब उस व्यक्ति का जो लीगल कैरेक्टर कन्फर हुआ है या टेक अवे किया गया है या फिर उसे एंटाइटल बताया गया है किसके लिए, किसी कैरेक्टर के लिए, स्पेसिफिक थिंग के लिए, तो वो कब उस लीगल कैरेक्टर से उस पे कन्फर किया गया है, एंटाइटल बताया गया उस कैरेक्टर के लिए, या फिर कब वो उस स्पेसिफिक थिंग के लिए एंटाइटल हुआ। तो यहाँ पे उस टाइम को जो जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री है वो कंक्लूसिव प्रूफ है किसका, एज टू टाइम, उस चीज के टाइम के लिए वो कंक्लूसिव प्रूफ माना गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो मत होना, इतना से ही इसमें बात बताई गई है कि टाइम जो है उसके लिए कंक्लूसिव प्रूफ है जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 36, मतलब कि सेक्शन नंबर 37 जो कि जनरल रूल बताता है उसका थर्ड एक्सेप्शन। इसमें ये बोला गया कि जैसे कि सेक्शन 34 में हमने देखा कि जजमेंट इन पर्सोनम की बात की गई, सेक्शन नंबर 35 में जजमेंट इन रेम की बात की गई। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 36 बताते हैं कि अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि सेक्शन 35 में मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि सेक्शन 35 में तो 4 तरह की जुरिस्डिक्शंस की ही बात की गई है, तो उनके अलावा अगर कोई जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री है तो वो कब रेलेवेंट मानी जाएगी, ये बताया गया सेक्शन नंबर 36 में। इसमें बोला गया कि अगर जो मैटर कोर्ट के सामने आ रहा है वो पब्लिक नेचर का है और उससे रिलेटेड ऑलरेडी कोई जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री आ चुकी है तो वो रेलेवेंट मानी जाएगी। कब रेलेवेंट मानी जाएगी, इंक्वायरी के लिए वो रेलेवेंट मानी जाएगी। तो इसमें लिखा when it is related to matters of public nature relevant to the inquiry, such judgment, order and decree are not conclusive proof of that which they states। तो वो जो जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री पब्लिक नेचर का जो मैटर है उसके लिए ऑलरेडी आ चुकी है तो कोर्ट उसे नेक्स्ट प्रोसीडिंग में, इंक्वायरी में रेलेवेंट मान सकता है, लेकिन वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है उस फैक्ट की जो वो स्टेट कर रहा है। तो अब हम देखते हैं इसका इलिस्ट्रेशन, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ए सूज बी फॉर ट्रेसपास ऑन हिज लैंड। ए ने बी को सू किया फॉर ट्रेसपास। B alleges the existence of a public right of way over the land which A denies। तो यहाँ पे B बोलता है कि मेरे पास तो पब्लिक राइट है यहाँ से इस रास्ते को यूज करने का, तो लेकिन A बोलता है कि नहीं, यहाँ पे इसका कोई पब्लिक राइट नहीं है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिक्री इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट। यहाँ पे डिक्री आती है कोर्ट की जिसमें कि B के फेवर में डिक्री आ जाती है, मतलब कि यहाँ पे पब्लिक राइट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है in a suit by A against C for a trespass on the same land। तो फिर बाद में क्या होता है, A वापस से C के अगेंस्ट सूट फाइल कर देते हैं सेम मैटर के लिए कि वहां पे कोई पब्लिक राइट नहीं है, उसने ट्रेसपास कर दिया। in which C alleged the existence of the same right। C भी सेम चीज अलेज करता है कि उसके पास राइट है वहां से जाने का। तो यहाँ पे जो पहली जो डिक्री आई है ए और बी के केस में, जो डिक्री आई थी कोर्ट ने बोला था कि हाँ उस रास्ते पे पब्लिक राइट है, वहां पे लोग वहां से जा सकते हैं, लेकिन ए ने वहां पे डिनाई किया था, लेकिन कोर्ट ने डिफेंडेंट के फेवर में वहां पे डिक्री पास की थी। तो वो डिक्री जो वहां पास हुई थी तो वो इस केस में भी, इस मैटर में भी रेलेवेंट मानी जाएगी, लेकिन ये एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाएगा। ये बताया गया इस इलिस्ट्रेशन में। अब हम देखेंगे
सेक्शन नंबर 38। सो सेक्शन नंबर 37 में हमने जनरल रूल पढ़ा जिसमें बोला जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इररिलेवेंट होगी। फिर उसके 3 एक्सेप्शंस आए, सेक्शन 34, 35 एंड 36। 34 में बोला गया रेस जुडिकाटा या हमने डबल जेओपार्डी की बात की जिसमें कि जजमेंट इन पर्सोनम की बात की गई। फिर आया सेक्शन नंबर 35 जिसमें जजमेंट इन रेम की बात की गई। 4 तरह के जुरिस्डिक्शन हमने पढ़े। फिर उसके बाद आया सेक्शन नंबर 36 जिसमें हमने बोला कि जो मैटर सेक्शन 35 में मेंशन नहीं किए गए हैं और वो पब्लिक नेचर के हैं तो वहां पे कोर्ट पुरानी जजमेंट्स ऑर्डर या डिक्री को रेलेवेंट मान सकता है, लेकिन वो उस फैक्ट के कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माने जाएंगे। ये हो गए हमारे 4 सेक्शंस। अब आते हैं सेक्शन नंबर 38 जो कि उन एक्सेप्शंस का भी एक्सेप्शन है, मतलब कि इन केसेस में भी जो 34, 35 और 36 में हमने रेलेवेंट माना जिन जजमेंट्स को, उन्हें यहाँ पे इररेलेवेंट बताया गया। तो क्यों इररेलेवेंट बताया गया? इसमें बोला एनी पार्टी में शो जजमेंट ऑर्डर और डिक्री विच इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 34, 35, 36 प्रूव्ड बाय एडवर्स पार्टी डिलीवर्ड बाय इनकॉम्पिटेंट कोर्ट। या तो एडवर्स पार्टी ये प्रूव कर देती है जो जजमेंट ऑर्डर या डिक्री जिन्हें की किसी पार्टी ने सेक्शन 34, 35 और 36 में रेलेवेंट प्रूव करवाया था, तो एडवर्स पार्टी बोल सकती है कि वो जजमेंट ऑर्डर और डिक्री जो है वो इनकॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दी गई है या फिर फ्रॉड या फिर कल्यूजन से ऑब्टेन की गई है। तो इन केसेस में उन जजमेंट ऑर्डर्स और डिक्रीज को रेलेवेंट नहीं माना जाएगा और उन्हें इररेलेवेंट बता दिया जाएगा। तो ये हुआ सेक्शन नंबर 38। सो ये यहाँ तक हमारा जजमेंट का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। सो सेक्शन नंबर 37 में हमने जनरल रूल पढ़ा जिसमें बोला जजमेंट ऑर्डर और डिक्री जो है वो इररिलेवेंट मानी जाएंगी। 4 एक्सेप्शंस पढ़े, सेक्शन 34, 35 एंड 36। और एक चीज हमने पढ़ी थी कि अगर जजमेंट ऑर्डर और डिक्री फैक्ट इन इशू है या रेलेवेंट फैक्ट है, ये यहाँ पे भी जजमेंट ऑर्डर और डिग्री को रेलेवेंट माना जाएगा। फिर इसके एक्सेप्शंस आए 34, 35 एंड 36। 34 में हमने प्रीवियस जजमेंट ऑर्डर्स और डिग्रीज को रेलेवेंट माना, किसके लिए? टू बार सेकंड सूट और ट्रायल। इसमें हमने डबल जेओपार्डी और रेस जुडिकाटा पढ़ा। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 35 जिसमें 4 तरह की जुरिस्डिक्शंस की बात की हमने, पम्मी वर्ड से याद किया था। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 36 अदर देन दोज मेंशन्ड इन 35 रिलेटेड टू पब्लिक मैटर्स। यहाँ पे पब्लिक मैटर्स से जो रिलेटेड जजमेंट्स ऑर्डर्स या डिक्रीज आई हैं जो सेक्शन नंबर 35 में मेंशन नहीं की गई हैं उनके बारे में बात की गई। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 38 जो ये बताते हैं कि जिन जजमेंट्स को, ऑर्डर्स को और डिक्रीज को 34, 35 और 36 में रेलेवेंट बताया गया है उन्हें एडवर्स पार्टी यहाँ पे इररेलेवेंट प्रूफ करवा सकती है। कैसे? या तो वो बोल सकती है कि वो जजमेंट ऑर्डर या डिक्री इनकॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिलीवर किया गया है, या फिर वो ये बोल सकते हैं कि जजमेंट ऑर्डर या डिक्री को फ्रॉड से या कोल्यूजन से ऑब्टेन किया गया है। तो यहाँ पे फिर उस चीज को इररेलेवेंट बता दिया जाएगा। तो ये हो गए 5 सेक्शन जो कि जजमेंट के पोर्शन से डील करते हैं कि कब जजमेंट्स रेलेवेंट होंगी और कब रेलेवेंट नहीं होंगी। तो जजमेंट्स में यहाँ पे ऑर्डर्स एंड डिक्रीज भी इंक्लूड होते हैं, ये आप ध्यान रखना। So thank you for watching this video and if you like the video please hit the like button and subscribe the channel। और अगर आपको PDF चाहिए इस क्लास का तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। And for more videos stay connected to this channel. Thank you।